अगर आप टीचर बनने की होड़ में शामिल होना चाहते हैं और आप टीचिंग जैसे कोर्स जैसे डीएलएड या टीचिंग से रिलेटेड कोई भी कोर्स कर रहे हैं और ऐसे में आप टीचिंग मेथड्स ना पढ़ें, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है, या टॉपिक है, वो है टीचिंग मेथड्स। इसमें प्रीवियस क्लास में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था और बहुत बच्चों का अच्छा रिस्पांस भी आया था कि टीचिंग में सबसे अच्छा जो मेथड माना जाता है वो डेमोक्रेटिक मेथड माना जाता है, यानी कि जहाँ पे बच्चों की राय भी ली जाए और टीचर का संतुलन भी बनाया जाए। तो आप जैसे कि इस इमेज में देख ही पा रहे होंगे कि कुछ बच्चे जो हैं वो एक तरह से रोल प्ले कर रहे हैं। रोल प्ले, हाँ, ये उसी चीज का नाम है जो आपने एनुअल डे पे आप स्टेज पे कुछ बच्चों को परफॉर्म करते हुए देखते हैं। तो क्या वो सब कुछ ड्रामा होता है? हमेशा ड्रामा नहीं होता। इस चीज को हम टीचिंग में भी यूज कर सकते हैं। इससे बच्चे जो है टीचिंग में ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे और आपको भी टीचिंग में बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो ये जो स्टिमुलेशन, इस विधि को हम कहते हैं स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है? स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बच्चों को ऐसी सिचुएशन देके आप पढ़ाओ जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करें, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे तुम और ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो सिमुलेशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मुझे पढ़ाना है फोटोसिंथेसिस, मुझे पढ़ाना है कोई भी चैप्टर, इंग्लिश का कोई चैप्टर पढ़ाना है, तो उसमें मैंने कैरेक्टर दे दिया। हम सभी बच्चों का 12th क्लास का सबसे फेवरेट चैप्टर था द लास्ट लेसन। याद करो, उसमें एक इंसान था जिसका नाम था एम हैमल, जो सबसे स्ट्रिक्ट टीचर था, जो फ्रांस यानी फ्रेंच पढ़ाता था, ठीक है। लेकिन उसी क्लास में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता था। और जो वो लड़का था वो उसको आज से पहले पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन जब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जब बच्चे को बोला जाए कि इसका रोल प्ले करो और उसमें वो और लोगों की मदद से करते हैं, तो इसमें वो क्या करते हैं, वो जो कैरेक्टर है उसकी क्वालिटीज भी अडॉप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मैं मान लो नाटक कर रहा हूँ, नाटक क्या बोलूं, ड्रामा कर रहा हूँ मान लो, या स्पीच दे रहा हूँ मोदी जी की, तो मुझे उनका जैसा बिहेवियर भी अपनाना पड़ेगा। मुझे उनकी क्वालिटीज को भी देखना पड़ेगा। मुझे वो कहाँ कहाँ पे पॉज लेते हैं, जैसे बोलते हैं ना मित्रों, फिर उसके बाद रुक जाते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे बड़े ध्यान से देखनी पड़ती है और इसके लिए मैं रिसर्च करूंगा। तो सिमुलेशन जो विधि है वो काफी अच्छी विधि है, जिसमें बच्चे जो है रोल प्ले के थ्रू चीजों को समझते हैं। हालांकि इसका कुछ नुकसान भी है तो कुछ फायदे भी हैं। फायदा ये होता है कि बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीजों को समझ पाते हैं और वो परफॉर्मेंस करने की चीजें भी क्वालिटीज उन्हें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने 9th और 10th की बात करूं, मुझे स्टेज पे स्टेज फोबिया था। समझते हो स्टेज फोबिया क्या होता है? हाँ भैया, मुझे भी है अभी तक। स्टेज फोबिया एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे बच्चा जो है स्टेज पे जाने के बाद ना नीचे कूदने का ऑप्शन जल्दी चुनने का वो सोचता है कि स्टेज पे जाऊं और तुरंत आ जाऊं। तो हमारे नॉर्मली स्कूल में क्या होता है, थॉट ऑफ द डे, वर्ड ऑफ द डे बोला जाता था। तो हर एक बच्चे की टर्न होती थी एज पर देयर हाउस। तो मैं क्या करता था, जैसे मेरी टर्न होती थी, मैं कोशिश करता था मेरे को थॉट ऑफ द डे बोला जाए। थॉट ऑफ द डे में क्या होता था, मैं सिंपली वो जो लाइन है उसको बोल के जल्दी से भाग के आ जाता था, क्योंकि पैर कांपने लग जाते थे भाई वहां पे जाने के बाद। वहां पे जाने के बाद सब लोग ऐसे देखते थे जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया है। तो उस टाइम पे स्टेज फोबिया है था मेरे को, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे यूज किया था क्यों, क्योंकि कॉलेज का फर्स्ट डे था। जैसे ही फर्स्ट डे होती है तो वेलकम वो सेमिनार होता है और ये सारी चीजें होती है। तुम भूमिका अपनी सिस्टर से पूछना, फर्स्ट डे पे ही
कॉलेज के फर्स्ट डे पे ही मैं वहाँ पे स्टेज पे गया था और कॉलेज की बुराई भी की थी मैंने वहाँ पे। एक ऐसा लड़का जो स्टेज पे जाने से डरता है, वो इतने सारे लोगों के सामने कॉलेज में ही कॉलेज की बुराई कर रहा है। और बुराई इन द सेंस मैंने कुछ चीजें जो बोली थी वो जो मुझे सही नहीं लगी वहां पे, मतलब सबके सामने अपना ओपिनियन रखा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली हम क्या होते हैं, हम लोगों को चीजें बता नहीं पाते हैं, और जहाँ भीड़ हो तो वहां तो और नहीं बता पाते हैं। तो एक मेरे अंदर ऐसा चेंज क्या आया कि जो क्लास में नहीं बोल पाता था, जो स्टेज पे नहीं बोल पाता था, अब वो माइक लेके बाकी टीचरों को बोल रहा है और बाकी बच्चों को समझा रहा है चीजें। और यहाँ तक कि जो चीजें लोग कहते हैं ना, अरे ये क्या बोल दिया, वो भी वहां पे जाके बोल ले रहा है। तो ये कैसे कॉन्फिडेंस आया? ये आता है रोल प्ले से। ठीक है। रोल प्ले से क्या होता है, जहाँ पे हम रियलिस्टिक सिचुएशन को दर्शाते हैं। इसमें जो बच्चे होते हैं वो जो भी इर्रेलेवेंट चीजें होती है, जैसे मान लो जो चीजें नहीं दिखानी चाहिए या जो चीजें नहीं बतानी चाहिए, उस चीज को हटा देते हैं। इसको हम रियल एक्सपीरियंस की तरह भी यूज कर सकते हैं। और इसमें तुरंत ही स्टेज पे परफॉर्म करने के बाद हमें रिस्पांस मिल जाता है तालियों के द्वारा। क्या आप सभी लोगों ने कभी स्कूल में परफॉर्म किया है? हाँ भाई। हाँ भैया। ओके, तो डर लगा था उस टाइम पे? बहुत लगता है भैया, बहुत ज्यादा। अभी भी लगता है। बहुत ज्यादा डर लगता है ना। इवन अभी भी बहुत हाँ डर, भैया। बहुत ज्यादा डर लगता है। और हाँ, ये तो है। लेकिन एक बार अगर तुम स्टेज पे चले जाओगे और तुमने वहां पे चीजें अच्छे से कर ली, तो दूसरी बार तुम खुद ही कूद के स्टेज पे पहुंच जाओगे। ऐसा होता है कि एक बार अगर तुमने अच्छे से कर लिया ना, तो दूसरी बार जो है तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पहला स्टेप लेना ही बहुत मुश्किल होता है। बोलते हैं ना कि शुरुआत करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन करते रहना भी बहुत मुश्किल है। तो फर्स्ट स्टेप जो है ना, लोगों को लेने में ही बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर तो एक बार अगर आ जाए, फिर तो चलता रहता है। डिसएडवांटेज क्या है कि ज्यादा, अब पूरी की पूरी क्लास उठ के लोड प्ले थोड़ी करने लग जाएगी। अब वहां पे जो टीचर है वो तो एक ही टीचर हो सकता है ना, सारे ही टीचर थोड़ी हो गए। इमेजिन करो, एक क्लास में 10 टीचर पढ़ा रहे हैं एक स्टूडेंट को। भाई ऐसा क्या पढ़ रहा है वो स्टूडेंट? 10 टीचर उसे क्या पढ़ा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, उसे पढ़ा क्यों रहे हैं? तो डिसएडवांटेज तो ये है। दूसरा ये है कि इसमें ना चीजें याद करनी पड़ती है। जब हम और लाइव चीजें बोलते हैं ना, तो क्या होता है, हमारे मन में जो चीजें होती है और जो हम जैसा बोलना चाहते हैं वैसा बोल पाते हैं। लेकिन जब हमें बोला जाता है कि स्क्रिप्ट देख के पढ़ो, स्क्रिप्ट याद करके आओ, तो हम उस चीज में अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। और रोल प्ले में अक्सर ऐसा होता है। किसी दूसरे इंसान का नाटक करना, उसकी लाइफस्टाइल कॉपी करना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है कि नहीं? और फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई लड़का है, उसे रानी लक्ष्मीबाई बना दिया, तो उसके लिए तो बहुत टफ वाला चैलेंज हो जाएगा। वो कैसे ये सारी चीजें कर पाएगा? हालांकि कुछ बच्चे कर भी पाते हैं। कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं जो पेड़ बनना पसंद करते हैं। कोई भी रोल प्ले हो, वो पेड़ बना होगा, माउंटेन बना होगा, क्योंकि उनका क्या काम होता है, वो सीधे खड़े रहे बस। तो आई थिंक, मुझे लगता है यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। हाँ भैया, आ गया समझ। ठीक है। नेक्स्ट है केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है? क्या कोई केस हुआ है उस पर स्टडी करना होता है? ये ना बहुत बेकार सा टॉपिक लगता है मेरे को, पता है क्यों? क्योंकि इसमें एक पैराग्राफ दे रखा होता है, या कोई रिपोर्टर होती है, उसको पढ़ते हैं और उसके बेस पे हम आंसर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें क्या करना है, बच्चों को चैप्टर पढ़ाना है, तो बच्चों को क्या करें, केस स्टडी दे रहे हैं। अब उसको पढ़ेंगे बच्चे, उसमें से क्वेश्चन आंसर्स निकालेंगे। चलो इसको समझते हैं। केस स्टडी। केस स्टडी में बच्चे जो है, छोटे बच्चों के लिए तो बहुत बेकार है। बड़े बच्चों के लिए सही होता है, क्योंकि बड़े बच्चों में उनका आईक्यू लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो वहां पे क्या करते हैं, वहां पे बच्चे जो होते हैं वो जो चीजें लिखी रहती हैं उसको एग्जामिन करते हैं, और उसमें से गलतियां निकाल के, या फिर उसमें जो जरूरी जानकारी होती है
वो अंडरलाइन करते हैं। अच्छा, तुमने सुना होगा टीचर जो वो है वो ये बोलते रहते हैं कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको अंडरलाइन कर लेना। ऐसा बोलते हैं, बताओ। हाँ भैया। हाँ भैया। लेकिन मेरी क्लास में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जिनको मैं बोलूँ ना कि अंडरलाइन कर लेना, तो अंडरलाइन पता है कैसे करते हैं? मान लो जैसे मैंने ये लिखा है, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। ओके, मान लो मैंने ये चीजें लिखवाई हैं, मैं बोलूंगा कि बच्चों अंडरलाइन कर लेना जो जो इम्पोर्टेंट लगे, तो वो ऐसे अंडरलाइन करते हैं। अरे अब भाई, वो पूरा पूरा टॉपिक ही अंडरलाइन कर देते हैं। हाँ, और फिर पता क्या कहते हैं? सर सब कुछ इम्पोर्टेंट लग रहा था। मैंने बोला अरे इसलिए सब। हाँ, मैंने बोला इससे बढ़िया तुम इस पे सीमेंट ही डाल लो, सब कुछ इम्पोर्टेंट लग रहा है तो। ये थोड़ी होता है यार। अंडरलाइन का मतलब क्या होता है? अंडरलाइन का मतलब होता है जो तुम्हें याद नहीं हो रहा है और जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन करो ताकि तुम बार बार देखो उस चीज को। या जो तुम्हें क्रूशियल पॉइंट लग रहा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसको करना चाहिए ना अंडरलाइन। वो क्या कर रहे हैं? वो ऐसे सिंपली कर रहे हैं। और कुछ लड़कियां तो बहुत ही क्रिएटिव होती है, वो उसमें ऐसे ऐसे करके क्या करेंगे, ये लो अंडरलाइन करा है उन्होंने, ये बादल बना दिया। कुछ क्या करेंगे, इसमें ऐसे करके गोला लिया, फिर ऐसे करके फूल बनाएंगे, और फिर उसके बाद ऐसे ऐसे ऐसे। कुछ क्या करेंगे, वो यहाँ पे बिल्ली बना रहे हैं, और कुछ लड़के क्या करेंगे, उसमें कॉकरोच भी बना देंगे। कोई पेंसिल बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। तुम अंडरलाइन कर रहे हो या क्या कर रहे हो, मजाक कर रहे हो? तो बच्चे है भाई, बच्चे तो करेंगे ही। बच्चे नहीं करेंगे? एक 60 साल का इंसान जो है, वो थोड़ी ये बादल बादल बनाएगा। बच्चे हैं वो तो करेंगे ही। तो केस स्टडी के बारे में हम पढ़ रहे थे, ये फ्यूचर में जाके बच्चे जो होते हैं उससे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। एडवांटेज क्या होता है, बच्चों के अंदर ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती है। चलो एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें। नेक्स्ट नंबर बताओ क्या आएगा। 32। हम्म, तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने ये देखा कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। फिर इसमें डिफरेंस कितने का है, 4 का है। तो यानी कि मतलब क्या है, 2 2 जा 4 होता है, 4 2 जा 8 होता है, 8 2 जा 16 होता है, 16 2 जा 32 होता है। इसी को तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बोलते हैं, जहाँ पे तुमने डाटा देखा और डाटा के अकॉर्डिंग जो चीजें इंपॉर्टेंट लगी, जो तुमने पैटर्न को समझा, इसी पैटर्न को बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जहाँ पे तुमने डाटा को देखकर जो प्रॉब्लम है, उस चीज को आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशन निकाला। और इससे क्या होता है, इससे बच्चे कुछ गलत भी करते हैं, सही करते हैं, और फिर इन सारी चीजों से बहुत सारी चीजें सीखते हैं केस स्टडी से। क्योंकि जो चीजें हमें नहीं भी पता होती है वो भी सीख जाते हैं, क्योंकि वो तो चीजें सीख रहे हैं ना, वो तो पढ़ते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। डिसएडवांटेज क्या होता है? अब हमेशा बच्चे यही शिकायत करते हैं कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं, हमें नहीं पता हमें ये वाला काम क्यों कर रहे हैं, ये इतना ज्यादा हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है महात्मा गांधी के बारे में या इनके बारे में। क्योंकि कई ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। किसी बच्चे को 45 मिनट लगेंगे, कुछ बच्चे 5 दिन में करके आ रहे हैं, कोई बच्चा जो है आधे घंटे में ही कर ले रहा है, तो टाइम कंज्यूमिंग तो है ही। और सबके लेवल के हिसाब से भी नहीं है। इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन होती है, कई बार इनएप्रोप्रिएट रिजल्ट्स भी मिलते हैं, यानी कि अच्छे रिजल्ट भी नहीं मिलते। तो केस स्टडी थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाता है। केस स्टडी कैसा हो जाता है, बोरिंग सा हो जाता है। चलो तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलाएं। चलो जला देते हैं, कैसे जलाएंगे, कैसे जलाएंगे, कैसे जलाएंगे? मान लो छोटी क्लास में ना हम ऐसे जरूर करते थे। नेक्स्ट वर्ड बताओ क्या होगा, अक्षर होगा। लो लो लो। हाँ, खटमल। ये क्या पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें, ये चीजें क्यों पढ़ा रहा हूँ? बताओ नेक्स्ट वर्ड क्या होगा। लो। मनमल। लव। हाँ, मनमल। आ, अब बताओ।
चमचम। चमचम। अब देखो कितनी जल्दी जल्दी बता रहे हो। बताओ बताओ बताओ। क्या कसरत। कसरत। आ, 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 बताओ। नटखट। आ, तो ये सारी चीजें तुम्हें इसलिए पता है क्योंकि तुमने कभी ना कभी किया है। अब पता है जैसे अब तुम मान लो अभी तो तुम बड़े हो गए, तुम लोगों ने ये सारे। अब जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो पता है क्या करते हैं। ये ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है। तो वो क्या करेंगे। नथ खत। और फिर बोलेंगे मैम मैंने सही तो किया था, आपने गलत क्यों कर दिया। नटखट ही तो बोलते हो आप। अरे नटखट होता है ना। ओ। ये बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं। हाँ। ओ। और वो पता है आजकल के बच्चे तो क्या है इंग्लिश में उनको प्लीज लिखने के लिए बोलो तो वो ऐसे ही लिखते हैं। मगर अरे प्लीज की स्पेलिंग ये कब से हो गई। कह रहे सर आपको नहीं पता, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। अरे यार प्लीज की स्पेलिंग तो ये होती है ना, PLES। कह रहे सर ये मॉडर्न जमाना है, यहाँ पे प्लीज ऐसे शॉर्ट है। फॉर्म में लिख देते हैं भैया। हाँ। चल। ये जेंटू बच्चे हैं, ये जैसे। इन्होंने तो पूरा वर्ड ही बदल दिया। एक वर्ड था इम्पोर्टेंट, क्या लिख रहे हैं पता है। आई। कुछ कुछ लोगों ने क्या करा, M भी हटा दिया। कुछ तो ऐसे लिख देते हैं। और अब इसको मैं क्या समझूं, क्वेश्चन मार्क है ये या क्या है। कुछ कुछ लोगों ने अलग से ही इसका वो निकाल लिया, हैशटैग, मतलब इम्पोर्टेंट, बुलेटिन पॉइंट। कुछ तो ऐसे है वो कह रहे हैं छोड़ो लिखते ही नहीं है, क्या करेंगे। तो ये जो जमाना है यहाँ पे जो चीजें हो रही हैं, यहाँ लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। तो हमें भी टीचिंग में कुछ कुछ ऐसे तरीके से पढ़ाना चाहिए जहाँ पे बच्चों जो है वो उन्हें लगे कि सारी चीजें कितनी आसानी से होती जा रही है। शॉर्टकट, शॉर्टकट ढूंढना है। चलो शॉर्टकट ढूंढते हैं, शॉर्टकट शॉर्टकट। बात आती है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि जहाँ पे ना तुम बहुत थक गए हो, लेकिन एक ऐसा स्कूल में टीचर जो जरूर होता है जो तुम्हें थकने के बाद भी तुम्हें पढ़ा देता है और तुम्हें मजा आ जाता है। तो क्योंकि उस टाइम पे वो तुम्हारा जो इंटरेस्ट लेवल होता है या वो बहुत ही अलग तरीके से पढ़ाता है जिससे तुम पढ़ाई में तुम्हारा मन लग जाता है। तो उसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब पूरा दिमाग खुलना। अच्छा ये वो दिमाग खुलना नहीं है जो किसी ने मान लो आ, क्या बोलते हैं उसे, कलछुल, कलछुल सर पे मार दिया पूरा उसका दिमाग खुल गया, वो वाला दिमाग खुलना नहीं है। ये दिमाग खुलने का मतलब है कि जहाँ पे वो पढ़ाई में अ, बेहतर हो गया है। तो दिस मेथड वाज प्रोपेगेंटेड बाय ऑसबर्न। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट होंगे। इन्होंने स्टूडेंट्स को बोला कि तुम जो मर्जी तुम्हें बोलना है, जैसे शेयर आइडिया करना है करो। तो 50% बच्चे जो है अच्छे आइडियाज भी शेयर करेंगे, 30% बच्चे जो है वो गलत आइडियाज भी शेयर करेंगे, 20% ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उनकी दुनियादारी ही अलग है। तो क्या हुआ, ऑल आइडियाज आर एक्सेप्टेड। तुमने मेरे अंदर ये चीज देखी होगी। एक तो मैं थोड़ी ना खुद की ज्यादा तारीफ करता रहता हूँ, पता नहीं अच्छा लगता है इसलिए करता रहता हूँ कि तुम कुछ भी आंसर दो, मैं हमेशा उस आंसर को सही बताता हूँ। ठीक है। अब ये क्विज के फॉर्म में मत करना कि क्विज में पूछा गया है कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, और आंसर है बी और मैं बोल रहा हूँ हाँ बिल्कुल, और तुम सी बता रहे हो और मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बताया, तो वहां पे तो मैं गलत हूँ ना। लेकिन अगर तुमसे कोई ओपिनियन पूछा है और तुमने आंसर दिया है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस आंसर को सही बताऊं और उसमें कुछ जो कमी रह गई है उन चीजों को रेक्टिफाई कर दूं और उन्हें समझा दूं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, कि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है
उसमें आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ वो मेरे काम का है, तब आप ध्यान से सुनोगे। अगर मैं अभी इसको पढ़ाने के साथ में तुम्हें ये बताऊं कि ऐसे 3 तरीके हैं, ऐसे 3 तरीके हैं जिससे तुम पैसे कमा सकते हो। पहला तरीका है सोशल मीडिया। अगर तुम जो भी काम कर रहे हो साथ के साथ में ब्लॉग बना रहे हो या फिर पढ़ा भी रहे हो या फिर मान लो कोई ऑफिस जा रहे हो, उसमें जो भी जा रहे हो डेली अगर ब्लॉग्स बनाओगे, डेली ब्लॉग्स बनाओगे तो इससे तुम फेमस हो जाओगे। दूसरी होता है कि सोशल मीडिया के थ्रू अगर या फिर किसी भी चीज के थ्रू तुम फेमस हो जाओगे। फेमस हो जाओगे तो तुम्हारे पास ब्रांड्स आएंगे, कोलैब करेंगे, या कोलैब भी नहीं करेंगे तो आसपास के लोग तो भी तो जानेंगे कि हाँ ये भूमिका मैम है, या ये भूमिका पर्सन ऐसी है जो जॉब करती है एमएनसीज में, या इसकी गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है। तो वहां पे तुम फेमस हो जाओगे और लोग तुम्हें जानेंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें तुम ना कोई काम किसी पर्पस के साथ करते हो। फॉर एग्जाम्पल तुमने जिम जाना स्टार्ट किया, ठीक है। अगर तुम उसकी रेगुलर वीडियोस बना रहे हो तो तुम्हारे अंदर खुद मन करेगा कि अब कंटेंट खत्म हो गया है मेरे पास, अब मेरे को जिम जाना चाहिए। तुम्हारे अंदर खुद वो चीज को करने के लिए आने लगे। एक होता है ना, जब तक रिवॉर्ड ना मिले तब तक हम वो काम ना करें। अगर मैं बोल दूं, क्या बोलूं कि क्लास में मान लो, तुम्हें तो नहीं बोलूंगा, तुम लोग तो बहुत लालची हो, इसलिए इसलिए नहीं बोलूंगा। अगर मैंने ये बोला कि क्लास में बच्चों अगर तुमने ये जो क्वेश्चन है इसको याद करके सुना दिया तो मैं अभी के अभी बच्चों सबको पिज्जा खिलाऊंगा, ठीक है। और ये चीज करूंगा भाई। तो नालायक से नालायक बच्चा होगा। अब लेकिन कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे सर हम पिज्जा नहीं ये खाएंगे, मान लो वो भी मंगा दिया। नालायक से नालायक बच्चे पूरी कोशिश करेंगे उसको याद करने की। पहली बात तो बच्चे नालायक नहीं होते, बस उनका एनवायरनमेंट और परवरिश में कुछ चीजें कमी रह जाती हैं, इस वजह से ऐसा हो जाता है। जेनेटिक भी होता है। तो रिवॉर्ड के लिए तो इंसान हम हर एक इंसान काम कर रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल हम जॉब डेली क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां से कुछ अर्निंग हो। अर्निंग की वजह से ही तो जाते हैं। कुछ लोग जॉब, कभी ऐसा देखा है तुम लोग जो लोग जॉब जा रहे हैं मजे करने के लिए? बताओ। नहीं भैया। तुम्हें लगता है कि जॉब लोग मजे करने के लिए जाते हैं, या तुम्हारे स्कूल में जो टीचर आते हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मान लो अगर जो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स हैं उनको तुम एक महीने की सैलरी मत दो, अगले महीने से आना बंद कर देंगे। जो टीचर्स कह रहे हैं ना कि मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, पढ़ाना अच्छा लगता होगा, लेकिन अगर उसके साथ हाँ उनको अगर सैलरी ना मिले ना तो अगले महीने से आना बंद कर देंगे वो। फाइनेंशियल बहुत चीजें इंपॉर्टेंट होती है। बिना फाइनेंस के कोई भी इंसान काम करना नहीं चाहता है ना। बोलते हैं ना पैसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं, जो ये बोल रहे हैं ना उन्होंने ऑलरेडी इतना पैसा कमा लिया है, उनके लिए कुछ नहीं होगा, हमारे लिए तो है भाई। मिडिल क्लास वाले लोगों आज को। हाँ बोलो बोलो। पैसे आज के टाइम पे वैसे भी हर जगह पैसे ही बोलते हैं, इंसान तो कम ही बोलता है। तो वही बात है ना। एक दिन बिना पैसे के तुम घर में जाओ, गांव चले जाओ, और लोग बोले कि ये चीजें खिलानी है, ये चीज करनी है, और तुम बोल तो पैसे नहीं है। देखना अगले दिन से वो ये करने लग जाएंगे कि इसके पास तो पैसे नहीं, दूर दूर भागने लग जाएंगे। और तुम्हारे पास अगर पैसे वो होंगे ना, तुम्हारे पास अगर पैसे होंगे ना तो वो दोस्त जिसको तुम जानते भी नहीं हो वो भी तुम कहेंगे कि हाँ डॉली मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो बहुत काइंड है, जनरस है। भूमिका एक ब्रिलियंट लड़की है, वो उसकी जैसी लड़की तो मैंने देखी ही नहीं है। मम्मी पापा भी खुश कि हाँ मेरी लड़की ने बहुत कुछ किया है। अब मैं तो बस बोल देती हूँ कि ये वाला काम कर दो और मेरी लड़की तुरंत कर देती है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। आप तो हमने स्वर्ग की प्राप्ति कर ली है एक दिन। बस ये है कि तुम फिर ना, अगर मान लो तुम्हारा शुरू से ही ऐसा हो रखा है
और तुम फिर 2-3 बार मम्मी पापा को बता रहा हूँ मैं, कोई काम करने के लिए मना कर दो। ये बोल दो कि नहीं, इस ये काम नहीं होगा, पैसों से रिलेटेड है। तुम्हारे पास पैसे हैं, मान लो तुम्हारे पास पैसे हैं 1,000 रुपए, और छोटी रकम ले लेते हैं, छोटी तो नहीं है, अभी के टाइम पे ठीक ठाक है। 1,000 रुपए है, और घर में कोई सामान को मंगाना है, और तुमने बोल दिया कि मैं अपने पैसे नहीं दूंगी, तो घर में देखो क्या बोलेंगे। हाँ, तुम्हारे पैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब पता चल रहा है ना, हमने इतना लगाया था, उसका तो कुछ नहीं है। और क्या कह रहे हो, तो फिर ये सारी चीजें रिलेटेबल है। हाँ भैया। हाँ भैया। अ, अभी तो चलो तुम अभी उतना अर्न नहीं कर रहे हो, जैसे ही करने लग जाओगे ना, और अगर तुमने फैमिली वालों को ये किया कि नहीं देंगे या फिर वो करेंगे, तो सबसे पहले तो तुम बैड गर्ल का टाइटल लग जाएगा। दूसरा टाइटल मिलेगा कि हमने अपना पूरा पैसा वेस्ट कर दिया इसके ऊपर। तीसरा टाइटल, पूरी जिंदगी खत्म कर दी इन लोगों के लिए, और बदले में क्या मिला, क्या मिला, ये कि पैसे नहीं देंगे। कुछ नहीं मिला। हाँ, तो वो ताने। सिर्फ दिन रात ताने। हाँ डॉली बोलो। सिर्फ दिन रात ताने तो मिलेंगे फिर सर। और हमारे पेरेंट्स की तो कुछ कुछ पेरेंट्स की आदत भी होती है, अगर घर में कुछ भी होता है तो सबसे पहले वो अपने क्लोजेस्ट जो सिबलिंग्स है, या जैसे चाचा चाची या मामा मामी कोई भी हो, उनको जरूर बताते हैं, और बताएंगे तुम्हारे सामने ही, ताकि तुम्हें और बुरा लगे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा टॉपिक से भटक गए थे। तो देखो, उसके बच्चे ऐसा क्या कर रहे हैं। तुमसे ज्यादा पढ़ाई नहीं किया, उसके बाद भी घर में से पैसे लेके आ रहे हैं, ऐसे ताने देते हैं। हाँ, डॉली को ज्यादा एक्सपीरियंस लग रहा है, मेरे को लग रहा है। यस सर, सुनना पड़ता है। होता है, वही है ना, जो जो बंदा है ये सारी चीजें नहीं सुनता है ना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वो ज्यादा सक्सेस पा भी नहीं पाता है, क्योंकि उस वो सेटिस्फाइड हो जाता है उतने में ही। लेकिन जहाँ पे तुम फैमिली को देख के चल रहे हो, ठीक है, फैमिली को भी देख रहे हो, अपने आप को भी देख रहे हो, यानी कि एफ से फैमिली, पी से पर्सनालिटी, यानी कि जो अपने आप को देख रहे हैं, और साथ के साथ में तुम अपने करियर को भी देख रहे हो, तो तुमसे अच्छा इंसान पूरा दुनिया में कोई नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो फैमिली को दो, दूसरा फिर पर्सनालिटी पे दो, और करियर अगर इन दोनों पे दे रहे हो तो करियर तो अपने आप बन जाता है। सर बट फिर भी ना फैमिली वाले समझते ही नहीं है। हमारी फैमिली वालों ने बहुत ज्यादा दिक्कतें देखी है ना, तो उनको लगता है कि ये चीजें क्यों नहीं हो पा रही हैं, जल्दी क्यों नहीं हो रही हैं। और बाकी जो लोग हैं अपर मिडिल क्लास या फिर रिच क्लास के लोग हैं, उनके बेटों ने स्ट्रगल नहीं देखा है, या जो उनकी फैमिली भी थी उनको ऑलरेडी इतना कुछ मिला हुआ था कि उन्होंने चीजें पहले से स्टेब्लिश थे। हमें क्या है, अगर अगर 15 दिन नहीं जाएंगे काम पे या 5 दिन नहीं जाएंगे, तो घर में दिक्कत हो जाएगी। लेकिन वो लोग ऐसा, उनके घर में ऐसा नहीं है। इसलिए तुमने देखा भी होगा कि ज्यादातर जो रिच क्लास के बच्चे होते हैं वो उल्टी सीधी चीजें ज्यादा करते हैं, और जो बेचारा गरीबी में पला बड़ा इंसान होता है, वो कभी बाहर नहीं जाता, वो कभी वो उसमें नहीं जाता है डिस्को विस्को में डांस वांस करने, वो कभी वाइन वाइन नहीं पीना स्टार्ट करता, वो कभी ड्रग्स वगैरह नहीं लेता। ये सारी चीजें हमारे अंदर नहीं होती है ना, क्योंकि हमने शुरुआत से ही फैमिली को देख के चले हैं, तो हमने घर में वो सारी चीजें देखी है जो शायद रिच क्लास के फैमिली कभी ना देख पाए। तो हाँ, एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। क्यों हर बार जैसे यूपीएससी क्लियर करता है तो हर बार क्यों आता है, इसके पापा ऑटो चलाते थे, ये दिन रात पढ़ती थी लड़की, ये गरीब परिवार से था, ज्यादा गरीबों को फ्रेम लाइट में क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल देखा है सारी चीजों को, है ना, समझ रहे हो। यस सर। हाँ जी भैया। और आज के टाइम पे तो जो इंसान जॉब भी कर रहा है, साथ में पढ़ाई भी कर रहा है, तो मैं तो भाई उसको बिल्कुल ही ये मानूंगा कि बहुत बड़ा काम कर रहा है,
कि क्योंकि जॉब करने के बाद इंसान बिल्कुल टायर्ड हो जाता है, और जॉब इन द सेंस ये नहीं कि कंपनी में कोई जा रहा है, मान लो कोई अपना काम भी कर रहा है या घर पे भी कोई बहुत सारे काम कर रहा है, तो उसमें भी इंसान टायर्ड हो जाता है, और फिर उसके बाद भी अगर वो पढ़ाई पे कंटिन्यू कर रहा है और फैमिली भी देख रहा है, तो मेरे हिसाब से उससे अच्छा बेटा या बेटी नहीं हो सकती। वो बहुत कुछ कर रहा है अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। तो टॉपिक पे आते हैं, ये तो मोरल स्पीच मैं पागलों की तरह देता ही रहता हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक है द एडवांटेजेस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो इससे क्या होता है, इससे हायर लेवल ऑफ थिंकिंग्स डेवलप होती है। हाँ, तो ये तो हमारे अंदर ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि हम ये सारी चीजें सोच पाते हैं। तभी तो आजकल के बच्चों में ना एक चीज तुमने देख सुनी होगी, ओवर थिंकिंग। बच्चों में, हम लोगों के अंदर ही हो जाती है, चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सोचना। नेक्स्ट है प्रमोट द पीयर लर्निंग, यानी कि जहाँ पे बच्चे दूसरे बच्चों के साथ मिलकर पढ़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारी क्लास में भी कोई ना कोई फ्रेंड रही होगी, जो वो आ रही है तो तुम आ रहे हो, तुम नहीं आ रहे हो तो फिर वो भी नहीं आ रही है। तो इससे क्या हो रहा है, दोनों मिलके पढ़ रहे हैं और साथ में बैठ रहे हैं। इट्स क्रिएट द सिनर्जी, मतलब कि आपसी संबंध जो है उससे अच्छा डेवलप हो रहा है। क्रिटिकल थिंकिंग, बहुत ध्यान से सोचना है किसी भी चीज को लेकर के, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। इससे ग्रुप, जो अलग अलग ग्रुप है उनकी भी हेल्प होती है। डिसएडवांटेज क्या होता है, कई बार ऐसे डिस्कशंस आ जाते हैं जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होते, बट स्टिल हम उन चीजों को कर देखे जा रहे हैं, अप्लाई करे जा रहे हैं। कई बार क्या होता है, लार्ज ग्रुप के साथ ये इफेक्टिव नहीं होते ब्रेनस्टॉर्मिंग। जैसे मान लो मेरे को कोई क्विज करानी है, हम उसमें बच्चे हैं, साइंस के भी हैं, कॉमर्स के भी हैं, आर्ट्स के भी हैं, और मैं क्वेश्चन आर्ट्स से पूछ रहा हूँ। तो मान लो मैं मिक्स भी पूछ रहा हूँ, तो जो क्वेश्चन साइंस वालों के होंगे वो तो साइंस वाले ही दे पाएंगे। कई बार ये इफेक्टिव नहीं होता लार्ज ग्रुप के साथ में। और इससे क्या होता है, कई बार ये भी होता है कि ग्रुप जो होता है ना, वो उल्टा सीधा भी चीजें सोचने लग जाता है, बच्चे जैसे हैं। बेचारे बच्चे जो है वो तो हर एक चीज सोचते ही है, वो टीचर को ही भगवान मान लेते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं, उन्होंने बोला है, मैम ने बोला है कि ए ऐसे बनता है तो ऐसे बनता है, उनको ऐसे बोलोगे तो वो बोलेंगे नहीं गलत है, क्योंकि उनकी मैडम ने बताया कि ए ऐसे बनता है, तो उनके हिसाब से ए ऐसा ही होगा। और उनके मैम बोलेंगे कि छोटा ए जो होता है वो ऐसे बनता है, तो वो बोलेंगे कि हाँ मैम ने बोला है तो ये दोनों ही अब सही है। तो इससे क्या होता है, कई बार डिसएडवांटेज, बच्चे मिसलीड भी हो जाते हैं, ग्रुप भी मिसलीड हो जाता है, क्योंकि वो वाले डिस्कशंस भी होने लग जाते हैं जो पढ़ाई से रिलेटेड है ही नहीं। क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग में तो हम यही पूछते हैं ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि ऐसी चीज जिससे बच्चे का ध्यान हम खींच सकें। तो ध्यान खींचने के लिए हम जनरली क्या पूछते हैं, अच्छा तुम्हें पता है कि कल क्या हुआ था स्कूल में। नॉर्मली यही सवाल होता है। तो तुम्हारे फ्रेंड से तुम लोगों ने पूछा होगा अक्सर, अगर तुम्हें किसी से बात करना है, कह रहे यार या फिर नॉर्मली हम क्या करते हैं, तुम सुनते ही नहीं हो, फिर उसके बाद बातें स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही टीचर्स भी हैं, वो कह रहे हैं कि अब जिसने, मान लो एक तरीका क्या होता है, वो ये बोलेगा कि अब जो बोला, अब वो यहाँ पर आकर चैप्टर पढ़ाएगा। तो हो सकता है कि ज्यादातर लोग ना बोले, ठीक है। लेकिन अगर उसने दूसरा तरीका यूज किया कि जो स्टूडेंट नहीं बोलेगा, जो आंसर नहीं करेगा, उसको चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा, तो हर एक स्टूडेंट ट्राई करेगा बोलने का। तो हर एक चीज के समझाने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है टीम टीचिंग। टीम टीचिंग का मतलब क्या होता है, जहां पर एक स्टूडेंट नहीं, बल्कि इसमें एक से ज्यादा टीचर जो होते हैं वो पढ़ा रहे होते हैं एक ही स्टूडेंट को। अब ये कैसे पॉसिबल है, मान लो एक कंसेप्ट मैंने पढ़ाया, बाकी दूसरे कंसेप्ट तुमने बताए, और भी लोगों ने अलग अलग तरीकों से कंसेप्ट को समझाया, ठीक है। तो टीम टीचिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग टीचर्स पढ़ाए। इससे क्या होता है, फायदा होता है। टीचर, जैसे मैं तुम्हें, वैसे तो मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ,
लेकिन मेरे से भी काफी बहुत अच्छे टीचर्स होंगे जो अब जिनका बेस्ट एक सब्जेक्ट होगा। मान लो वो हिंदी पढ़ाने में बहुत एक्सपर्ट है, तो उनसे तुम हिंदी पढ़ो। कोई इंग्लिश पढ़ाने में बहुत एक्सपर्ट है, कोई सीडीपी पढ़ाने में बहुत एक्सपर्ट है, कोई टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाने में बहुत एक्सपर्ट है, कोई मैथ पढ़ाने में बहुत एक्सपर्ट है। अलग अलग टीचर्स से अगर हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमारे इंटरेस्ट भी बना रहता है और हम लर्निंग को अच्छे से, मैं ही सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर भी बर्डन बहुत ज्यादा हो जाएगा। और ऐसी लर्निंग को जहाँ पर हम अलग अलग टीचर्स की मदद से सीखते हैं, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव टीचिंग। इसका मैंने ऐसे हिंदी में याद किया था, थोड़ा तुम पढ़ो, थोड़ा मैं पढ़ाऊंगा। थोड़ा तुम पढ़ो, थोड़ा मैं पढ़ाऊंगा। इसी मेथड को बोलते हैं टीम टीचिंग। थोड़ा तुम बताओ, थोड़ा मैं समझाऊंगा। थोड़ा तुम पढ़ो, थोड़ा मैं पढ़ाऊंगा। इसको क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव टीचिंग। यहाँ तक चीजें समझ में आई? हाँ भैया। अच्छा, इसको किसने दिया था? इसको फ्रांसिस कैपेल ने दिया था, जो कि 1956 में फर्स्ट टाइम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस किया था। फ्रांसिस कैपेल नाम था, 1956 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। और 1957 में लेक्सिंगटन करके जगह है जहाँ पे ये फर्स्ट टाइम पे यूज में आई थी। तो आई होप यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होंगी।